बस रिप्रेजेंट 2D रिप्रेजेंटेशन है किसकी, कुछ नंबर्स की। अब वो नंबर्स क्या हैं, वो एक पिक्सल्स हैं, ठीक है। वो नंबर्स की वैल्यू क्या बता रही होंगी, हमें इंटेंसिटी वैल्यू बता रही होंगी। अब उस इंटेंसिटी वैल्यू से क्या मतलब है कि वो कितना पिक्सल कितना ब्राइट है। अब इंटेंसिटी वैल्यू या इंटेंसिटी जो लेवल है वो कितनी होंगे, क्या वैल्यू होगी उसकी, किस रेंज होगी, वो हमने देखा था कि वो डिपेंड करती है हमारी कितने बिट क्या पिक्सल है जिसके ऊपर वो सेव हो रहा है। फिर हमने कहा था जी अच्छा जी बिट पर पिक्सल, हमने देखा कि एक बिट पिक्सल को सेव करवाने के लिए हमें इतने बिट चाहिए थे। फिर हमने उसको कन्वर्ट करके देखा, हमने कहा जी अगर हमें 8 बिट इमेज चाहिए होता है तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा 8 बिट इमेज है जिसको हम ग्रे स्केल इमेज कह रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास 0 से लेके 255 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स थे। इसी तरह हमने कहा अगर बाइनरी इमेज होगा तो हमारे पास क्या होगा, 0 और 1 होगा। इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास अगर कोई 8 बिट इमेज है तो उसमें 3 बिट इमेज है तो उसमें 0 से लेके 7 तक वैल्यूज होंगी। अगर वो 4 बिट इमेज है तो उसके अंदर 0 से लेके 15 तक हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। यहाँ तक तो बात होगी थी। फिर हमने पिछली क्लास के अंदर पॉइंट प्रोसेसिंग पढ़ी थी। हमने पॉइंट प्रोसेसिंग के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि पॉइंट प्रोसेसिंग हमारी क्या है। पॉइंट प्रोसेसिंग क्या है कि कोई भी एक हमारा पिक्सल है, हम उसके ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे या हम उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमें एक नई वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, सेम लोकेशन के ऊपर हमें एक नई आउटपुट में हमें एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की हमने डिस्कशन की थी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किस तरह का होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हमारा प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने इमेज को इन्वर्ट करके देखा था। इन्वर्ट का हमने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाया जिसने क्या किया, हमारी इमेज को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट का मतलब क्या है, उसने वो एक ब्लैक और वाइट कलर का एक इमेज सा जनरेट कर दिया जो एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है। फिर वो क्रिएट कैसे हुआ, आज हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। वन बाय वन हम उसकी सब हर चीज़ जो हमने अभी तक पढ़ ली कि इमेज, हम बाकी जो बात कर रहे थे कि इमेज हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है 2D अरे की, वो हम देखेंगे। इमेज को रीड करवा के, इमेज को लोड करवा के, ग्रे स्केल में कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको दोबारा से एक दफ़ा पॉइंट प्रोसेसिंग, उसके बाद लोकल ऑपरेशन क्या होते हैं, ग्लोबल ऑपरेशन क्या होते हैं और पॉइंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, उसके साथ हम कुछ नई चीज़ें आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी कोडिंग की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। हमने इमेज एनहांसमेंट की बात की थी लास्ट क्लास में। हमने कहा था कि हम इमेज को इन्हांस क्यों करते हैं। हमने इन्हांस इसलिए करते हैं ताकि उसके सर्टेन फीचर्स के इमेज को इन्हांस इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ मोर डिटेल्स मिल सके, उसमें से नॉइस रिमूव हो सके और इमेज जो है वो अपीलिंग नजर आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी प्रोसेसिंग टेक्निक होगी, यानी हम एक पिक्सल की वैल्यू के ऊपर क्या प्रोसेस करेंगे कि वो इन्हेंस हो जाए या उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर नीचे कुछ एक एग्जाम्पल नजर आ रही थी, ये हमने एग्जाम्पल पहले दिन भी देखी थी और हमने आज फिर देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये एक वाइटिश इमेज नजर आ रहा है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इनहेंस किया। अब इसको इनहेंस कैसे किया, कोई एक प्रोसेसिंग टेक्निक होगी। अब वो प्रोसेसिंग टेक्निक क्या हो सकती है, वो हो सकता है हमने इसकी वैल्यूज को, पिक्सल की वैल्यू को नॉर्मलाइज किया हो। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है, ये जो व्हाइट वाली इमेजेस थी हमने इसको हो सकता है -10 कर दिया, ठीक है। -10 जब करेंगे वो डार्क की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये इमेज इनहेंस हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा जी इमेज इन्हांसमेंट की हम अगर बात कर रहे थे तो दो तरह से हम इमेज इन्हांसमेंट करते हैं। दो मेन कैटेगरीज हैं। एक तो स्पेशल डोमेन है। स्पेशल डोमेन से मतलब यही है कि हम पूरी इमेज लेंगे, ठीक है। हम इमेज के प्लेन के ऊपर ही जो भी प्रोसेसिंग होगी हम उसी इमेज प्लेन के ऊपर करेंगे। अब इमेज क्या था, इमेज कुछ नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन 2D रिप्रेजेंटेशन किसकी, डिफरेंट वैल्यूज की या डिफरेंट नंबर्स की, ठीक है। हम जो एरे बनाते थे, मैंने कहा था जब हम इमेज का जो साइज होगा, जैसे हमने साइज देखा था, अगर 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर 1000 रोज हैं और 1000 कॉलम्स हैं। अब 1000 रोज और 1000 कॉलम में जो हर एक बॉक्स होगा उसकी हर एक अपनी वैल्यू होगी। अब उस बॉक्स को हम क्या कह रहे थे कि वो हमारा एक पिक्सल है, ठीक है। फिर स्पेशल डोमेन में क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन होती है पिक्सल वैल्यूज के साथ, ठीक है। हर एक पिक्सल के साथ हम प्रोसेसिंग की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा वो हम अप्लाई करेंगे। फिर एक और टेक्निक आती है, सेकंड जो है वो है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम डेटा को, अपनी इमेजेस के जो डेटा है हम उसको
कन्वर्ट करते हैं टाइम सीरीज डेटा के अंदर। अब वो टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल मिड के फाइनल के फौरन बाद हम ये पढ़ेंगे, इसको करके देखेंगे। ये इन्हेंसमेंट के ही तरीके हैं। इसके ज़रिए भी हम इस मेथड के ज़रिए भी हम इमेज को ब्लैक कर सकते हैं, इमेज को स्मूथ कर सकते हैं, इमेज के अंदर से नॉइज रिमूव कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फिर उसके बाद हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, उसके बाद हम फिल्टर्स कुछ डिज़ाइन करते हैं, हम फिल्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो बेसिकली आपस में कन्वोल्यूशन हो रही होती है। वो जब हम कन्वोल्यूशन स्पेशल डोमेन के अंदर हम इमेज इनहैंसमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जब लास्ट में जब जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। फिर हमने कहा जी डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस होते हैं इमेज के ऊपर, फिल्टर किस तरह का अप्लाई हो सकता है, फिल्टरिंग किस तरह से हो सकती है। एक तो पॉइंट ऑपरेशन है, बड़ा बेसिक। अब पॉइंट ऑपरेशन का मतलब क्या है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे मैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेके मैं वहाँ पे, अगर ये मेरी इमेज है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। पॉइंट ऑपरेशन क्या है, अभी मैं एक दफा दोबारा से बता देता हूँ। पॉइंट ऑपरेशन क्या था, हमने कहा जी पॉइंट ऑपरेशन क्या होगा, कोई भी हम पिक्सल है, उस पिक्सल के ऊपर हम कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे या कोई एक प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे। वो प्रोसेसिंग टेक्निक के अंदर हम क्या बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की, उसकी जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, हमें एक प्रोसेस वैल्यू आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बात करता हूँ, अगर मैं ये इस पिक्सल की बात करता हूँ, ये जो मेरा पिक्सल है, इसका ये मेरा पिक्सल क्या है, P है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा, ठीक है। कोई भी एक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन होगा, जब मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, इस पिक्सल की एक नई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पिक्सल के ऊपर, ये एक मेरी इमेज थी पूरी, इसके अंदर ये रोज और कॉलम्स हैं, ये अपग्रेड बनी हुई है, हर एक पिक्सल की एक अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने इस करंट पिक्सल के ऊपर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई किया, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू आई, यहाँ से जो भी फंक्शन था प्रोसेस होने के बाद, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो नई वैल्यू आई वो यहाँ पे जाके हमने रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑपरेशन में जी, पूरी इमेज डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग इमेजेस नहीं है ये। नहीं, ये आउटपुट इमेज है ना, कुछ नई प्रोसेस होगी, कुछ नई वैल्यू आएगी ना हमेशा। लेकिन सर आपने पॉइंट ऑपरेशन किया तो सिर्फ पॉइंट को बदलना चाहिए, पूरी इमेज क्यों बदली हुई है? अब ये देखो, पॉइंट इसलिए बदला हुआ है, ये देखो, अब हो सकता है पहले हर एक पिक्सल की बात करें ना, इस पिक्सल के ऊपर भी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगेगा, इसके ऊपर भी जो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हमने ये टी जो डिफाइन कर दिया, ये इमेज के हर एक पिक्सल के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ आ गई, हर एक पिक्सल के ऊपर अप्लाई हुआ तो ये रिजल्ट आ गया। तो मैंने एग्जांपल के लिए ये एक ड्रा किया हुआ था कि ये अगर हम इस पिक्सल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक नई वैल्यू आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस अच्छा, सर। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट ऑपरेशन के अंदर इसके नेबर्स का कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। इसके नेबर की वैल्यू की वजह से या चेंज होती है, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे अपनी नेबरहुड प्रोसेसिंग की, नेबरहुड प्रोसेसिंग में क्या होगा कि इस पिक्सल के जो नेबर्स होंगे उनको भी हम लेंगे, ठीक है, उनकी उसके भी वजह से असरअंदाज होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो इसके नेबर्स और इस सब की जो वैल्यू होगी, ये जो मैंने इसके साथ अब कनेक्ट किया हुआ है, मैं अगर इसको यहां से रिमूव कर दूं, अब क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास क्या होगा, ये सारे की जो भी वैल्यू होगी प्रोसेस होने के बाद, इन पिक्सेल्स की जो भी वैल्यू होगी ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के साथ अप्लाई होंगी। इसके बाद क्या होगा, सिर्फ आउटपुट क्या आएगी, इस एक करंट पिक्सल की, ये होती है नेबरहुड प्रोसेसिंग, जिसको हम कहते हैं ये हमारा लोकल ऑपरेशन भी होता है। लेकिन अब एक और चीज होती है जिसके अंदर हो सकता है उस ट्रांसफॉर्मेशन के उस ऑपरेशन के अंदर, वो ऑपरेशन क्या है, ग्लोबल ऑपरेशन। ग्लोबल ऑपरेशन में क्या होता है, हम ये पूरी इमेज लेते हैं, ये जो मेरी एक पूरी इमेज है, ठीक है, ये पूरी इमेज को ऊपर हम कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से ये मैं अगर इमेज लूं, इसके ऊपर मैंने कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लिया, ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करने की वजह से इस करंट पिक्सल की मेरे पास कोई एक वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह वन बाय वन मैं कोई एक नई इमेज भी ले सकता हूं, हो सकता है इसी सिमिलर इमेज को मैं अगले पिक्सल के लिए भी यूज करूं, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ये हमारा ग्लोबल ऑपरेशन है, ठीक है।
अब यही चीज अब हम इसकी प्रॉपर पढ़ते हैं। होता क्या है, और जब देखो पॉइंट ऑपरेशन के अंदर आउटपुट वैल्यू जो होगी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के ऊपर, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, इनपुट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, हमने यही बात की थी ना कि अगर ये इसी लोकेशन के ऊपर कोई एक पिक्सल है, इसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई हुआ है, प्रोसेसिंग हुई, तो ये सेम अगली जो आउटपुट इमेज है उसी सेम लोकेशन के ऊपर जाके उसकी एक नई वैल्यू आ रही है। क्लियर है। इसी तरह लोकल ऑपरेशन के ऊपर क्या होगा कि उसके नेबर्स की भी वैल्यू डिपेंड करेगी उसके आउटपुट के ऊपर, ठीक है। ग्लोबल में क्या होगा कि आउटपुट वैल्यू जो होगी वो पूरी इमेज की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या थी, हमने कहा जी स्पेशल डोमेन के अंदर जब हम बात करेंगे तो होता क्या है कि जब एक ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाएंगे। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किस तरह का होगा वो हमारी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमने इमेज का इन्वर्ट जनरेट करना था, यानी इमेज का ऑपोजिट नेगेटिव जनरेट करना था। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो पिक्सल व्हाइट था वो पिक्सल ब्लैक हो जाए, जो पिक्सल ब्लैक था वो पिक्सल व्हाइट हो जाए। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ठीक है, अब ये है हमने इन्वर्ट जनरेट किया, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब लिखेगा ऐसे जगह कि जब हमने इमेज के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया तो हमारे पास जो आउटपुट इमेज आएगा वो एक नया इमेज होगा, ठीक है। जिस जो पिछले पिक्सल के ऊपर वैल्यूज के ऊपर जो वो अप्लाई होके एक नया इमेज हमें आउटपुट में देगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, पहले तो मैं इसे बाइनरी इमेज के साथ आपको करके बताता हूँ, फिर हमने इसको दूसरी इसके साथ भी देख लेते हैं, ग्रे स्केल इमेज के साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी एक इमेज है, अब इस इमेज के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। अब वो वैल्यूज क्या है, 0 1 1 1 1 1 1, इसको मैं 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, इसको 1, इसको 0, ठीक है। अब ये मेरी क्या थी, एक बाइनरी इमेज थी, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगा रहा हूँ, यानी मैं इसका इन्वर्ट जनरेट करने लगा हूँ। अब इन्वर्ट जनरेट करने के लिए क्या होगा, मैं कहता हूँ जो 0 है वो 1 हो जाए, जो 1 है वो 0 हो जाए, ऐसी है। अब इन्वर्ट जनरेट करने के लिए क्या होगा कि मैं इसकी वैल्यूज को ऑपोजिट कर दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया, जैसे इसके ऊपर इन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हमने खुद से डिफाइन कर लिया कि जो 0 है वो 1 हो जाए, जो 1 है वो 0 हो जाए। अगर मैं 1 को माइनस कर दूंगा 0 के साथ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। और मैं अगर 1 को 1 के साथ माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये मैंने इन्वर्ट का एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बना लिया कि 1 माइनस ओरिजिनल इमेज, 1 को मैंने माइनस कर दिया ओरिजिनल इमेज के साथ स्पेशल डोमेन में। ये जो 1 है ये हर एक पिक्सल की वैल्यू के साथ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने जब इसको माइनस किया तो मेरे पास कुछ नई वैल्यूज आ गई, 1 0 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। यहां पे मेरे पास क्या हुआ, एक इन्वर्ट जनरेट हो गया। सिमिलर केस हमारे पास हुआ था, अप्लाई हुआ था ग्रे स्केल वैल्यू के इमेज के ऊपर। अब 8 बिट इमेज जिसको हम ग्रे स्केल कह रहे हैं उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने चैनल्स थे, 255 थे, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया, नेगेटिव जनरेट करना था ना इमेज का, तो 255 माइनस कर दिया ओरिजिनल इमेज के, जो भी इमेज के जो भी पिक्सल वैल्यूज पड़ी थी हमने उनके साथ उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्ट जनरेट हो गया। उसकी एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब ये लुकअप टेबल था कि और पहले वैल्यूज क्या थी, इनपुट जब हमने दिया कुछ वैल्यू पिक्सल, करंट पिक्सल की वैल्यू क्या थी, या उस बॉक्स के पिक्सल की वैल्यूज जो पड़ी थी वो ये थी। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई हुआ उसकी एक नई वैल्यू आ गई, वो क्या आई, 64, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। अब हमने कहा जी अच्छा, ये बताने से पहले एक मेरा सवाल ये है कि अगर मेरी एक इमेज है, फॉर एग्जांपल ये मेरी एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। मैं ये एक नई इमेज बना लेता हूँ, इस पुरानी वाली को तो आपको पता है कि ये हमारी क्या है, 2 बिट इमेज है। अगर मेरी एक ये इमेज है, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रखी हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरी इमेज है ये बाइनरी इमेज है, या ये मेरी 4 बिट इमेज है, या ये मेरी 8 बिट इमेज है, या मेरी 16 बिट इमेज है, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है। 10 15 0 3 4 ठीक है, एक इमेज ये है। अब आप ये सोच लें कि पहली इमेज कौन सी है, 4 बिट 4 बिट है सर। अच्छा ये 4 बिट कैसे है, इसकी कोई सर रीजन, मैक्सिमम 3 से ऊपर आ रही कोई
ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने क्या करना है, एक इमेज में से उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू देखनी है, ठीक है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू जब आप देखेंगे, हम फिर उसको देखेंगे, उसको वैल्यू को 15 को स्टोर करवाने के लिए हमें कितने बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए होते हैं। अगर हम इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें तो हमें कितने बिट चाहिए होंगे, 3 बिट चाहिए होंगे। तो हमने क्या, सॉरी 4 बिट चाहिए होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ये हमारी कितने बिट इमेज है, 4 बिट इमेज है, ठीक है। इसी तरह अब आप 8 बिट इमेज भी देख सकते हो, और जो 16 बिट इमेज है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी ये जो इमेज है ये कितने बिट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ऑक्टेव के अंदर अप्लाई करता हूँ। अब हम इमेज को देखते हैं, ये बेसिक सारी चीजें थी, ये सारी आ गई, आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं तब तक ऑक्टेव ऑन होता है मेरा, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। अब जो पिक्सल होता है ना पॉइंट ऑपरेशन के अंदर, पिक्सल की जो वैल्यू है प्रीवियस, जो नया पिक्सल आ रहा है उसकी जो वैल्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रीवियस पिक्सल की इंटेंसिटी के ऊपर और ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के ऊपर। बात क्लियर होगी, मैपिंग फंक्शन वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की बात। फिर उसके बाद ये डिपेंड किसके ऊपर नहीं करेगी, एक तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो किसी जगह पे भी पिक्सल पूरी इमेज में हो सकता है, और उसके नेबर्स में भी, नेबर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी। अगर सिमिलर में बात करूं, पैरेलल सॉरी इसके मैं बात करूं नेबरहुड प्रोसेसिंग में, तो उसमें क्या होगा, एक तो लोकेशन डिपेंड करेगी, सेकंड इंटेंसिटी वैल्यूज जो होंगी नेबर पिक्सल की वो भी डिपेंड कर रही होंगी, और उसके साथ क्या होगा, मेरा मैपिंग फंक्शन भी डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब सर ये बात रिपीट कर देंगे प्लीज। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। पॉइंट ऑपरेशन के अंदर एक अकेले पिक्सल की बात कर रहे थे हम, ठीक है। अकेले पिक्सल पे उसकी ना तो लोकेशन डिपेंड करेगी, वो पिक्सल पूरी इमेज में किसी जगह पे भी हो सकता है। जब हमने उस पिक्सल के ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया इमेज के ऊपर, तो हर एक पिक्सल के साथ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई होगा, ऐसी है। अब इससे क्या हुआ, एक तो उसके ऊपर लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करा, और दूसरा क्या, उसके नेबर्स की भी जो भी वैल्यूज होंगी वो भी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी। जैसे हमने अभी देखा था इस इमेज के अंदर कि ये अगर अकेला पिक्सल है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन जब हमने अप्लाई किया तो ये आउटपुट में क्या दे रहा था, इसी पिक्सल की वैल्यू दे रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम नेबर्स की बात की तो नेबर में क्या था, ये साइड वाले पिक्सल भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आउटपुट वैल्यू जो आएगी उसके नेबर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होगी, ऐसी था। यही बात उसने लिखी हुई है कि अगर सिंगल पॉइंट ऑपरेशन में क्या होगा, हमारे पास नेबरिंग पिक्सल डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये मैंने ऑक्टेव ऑन कर लिया है, अगर आप लोगों ने ऑक्टेव, जी जी पूछो। सर वो मेरा माइक नहीं चल रहा था, तो अभी चला तो वो मेरी एब्सेंट लग गई है। अच्छा, मैं अटेंडेंस ना एंड पे कर दूंगा, अभी लेक्चर के बिल्कुल एंड पे कर दूंगा, ठीक है। लॉग डाउनलोड कर दूंगा, अगर 10 मिनट के अंदर हुए हुए तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्टेव का क्या है, बेसिकली ऑक्टेव के अंदर आपको ओपन सीवी वगैरह वो इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ती। अगर कोई बच्चा मैटलैब यूज कर रहा है या पाइथन यूज कर रहा है तो वो ओपन सीवी 2 यूज करेगा, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग के काम करने के लिए। अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो मैं फंक्शंस यहाँ पे खुद बनाऊंगा, जो बने बनाए फंक्शंस हैं जिनको मैं यूज करूंगा, लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी जब आप कोड करोगे। कुछ फंक्शंस अलाउ करूंगा, जो डिफॉल्ट फंक्शन होते हैं वो आप अलाउ करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इमेज को रीड करना है। अब इमेज को कैसे रीड करना है उसके लिए एक बहुत बड़ा कोड किस्सा है, लेकिन आपको एक फंक्शन मिला हुआ है आई एम रीड, आई एम शो, ये सेम ओपन CV2 के अंदर भी, CV2 के अंदर भी होते हैं, ठीक है। अब आपने, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ऑक्टेव के ऊपर असाइनमेंट कर दो, बेशक आप पाइथन के ऊपर असाइनमेंट कर दो, कोई भी पाइथन जिसके ऊपर आपको इजी लगता है आप वो कोड टूल यूज करके आप असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ये लीना की एक इमेज है मेरे पास test.png, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये लीना की इमेज है, ठीक है। ये लीना की इमेज है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये टेस्ट की इमेज है और इसकी डायमेंशंस जो हैं वो हैं 512 मल्टीप्लाई बाय 512, ठीक है। यानी ये 512 इसके अंदर रोज होंगे और 512 इसके अंदर कॉलम्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इमेज को कुछ रीड करने लगा हूँ। अब इमेज को रीड करने के लिए इसके अंदर होता है, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल लूंगा, ये मैंने, अच्छा ये डायरेक्टरी यहाँ पे ले आया कि ऑक्टेव किस मैं ब्राउजर के अंदर जाके मैं अपनी फाइल्स एक्सेस करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, ठीक है। हमने फाइल पाथ इसको दे दिया कि इमेज यहाँ से लोड करवाएगा और जो भी होगा। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ img इमेज के नाम से, ठीक है। im रीड का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, इमेज को रीड करता है, ठीक है। अब मैं इमेज को रीड करना हूँ, किस इमेज को, test.png को, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरी इमेज रीड हो रही है, ठीक है। ये इमेज रीड हो रही है, ये 512 रोज और 512 कॉलम्स रीड हो रहे हैं। अब उन 512 रोज, पहली रो के अंदर 512 पिक्सल पड़े हुए हैं, ठीक है। सेकंड रो के अंदर 512 पिक्सल पड़े हुए हैं, अप टू सो ऑन 512 रोज और 512 कॉलम्स के अंदर डिफरेंट पिक्सल की ये वैल्यूज रीड हो रही हैं। जब तक ये सारी वैल्यूज रीड होती हैं तब तक ये, जैसी रीड हो जाएंगी ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज, आपकी इमेज जो है वो एक 2D एरे है और इसके अंदर कुछ ये 512 के हिसाब से ये वैल्यूज स्टोर हुई हुई हैं,
यहाँ तक क्लियर हो गया। इमेज कुछ इस तरह से आपको नजर आता है, कंप्यूटर को नजर आता है इमेज, ठीक है। अब अच्छा, आपको तो ये इमेज यहाँ पे नजर आ गया इस तरह से। अगर मैं इसके पहली 10 रोज और 10 कॉलम आपको दिखाता हूँ, इमेज की पहली 10 रोज और 10 कॉलम दिखाता हूँ, सलमान ये अपना माइक म्यूट कर लो। अच्छा, वापिस आए, ये देखें मैंने इमेज के पहले 10 रोज और 10 कॉलम लिए। अब ये देखो कुछ इमेज के अंदर कुछ ये वैल्यूज नजर आ रही हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ इंटेंसिटी वैल्यूज पड़ी हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे डायमेंशंस में देखो 512 मल्टीप्लाई बाय 512 मल्टीप्लाई बाय 3, अभी 3 का मतलब क्या है कि ये आरजीबी इमेज है, ठीक है। यानी 512 की यानी आरजीबी 512 की 3 वो बन रही हैं, मैट्रिसेस बन रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई होंगी, ठीक है। एक के ऊपर, एक के अंदर रेड कलर स्टोर हुआ है, एक के अंदर ग्रीन, एक के अंदर ब्लू। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मैंने आपको तब पहले भी बताया था। अगर मैं इस इमेज को शो करता हूँ, रीड हो गया इमेज, अब इमेज को मैंने करना है शो, IMG शो। ये जो मैथ की मैंने वैल्यूज थी ये किसके अंदर स्टोर करवाई थी, इमेज के अंदर, IMG के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। IM शो वेरिएबल को रीड किया तो ये मेरे पास इमेज शो हो गई। लीना आप लोगों को अब सबको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब हमने जो भी प्रोसेसिंग करनी है, हमने अपने इस ये जो हमारे पास 2D अरे बनी हुई थी, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यानी हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं RGB के अंदर, RGB से कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रे स्केल के अंदर, यानी 0 से लेकर 255 तक आ जाए, हमारे पास सिंगल चैनल ही हो, इंटेंसिटी लेवल जो ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में ही हो, ठीक है। अब मैं उसको कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन होता है, मैं IMG2 एक नया वेरिएबल लूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा RGB2 ग्रे, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर मैं किसको दूंगा, जो मेरी इमेज थी IMG, मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखो ये मेरे पास एक नया इमेज आ गया IMG2 के अंदर, मेरे पास 512 और ये कुछ एक वैल्यूज आगे सेव हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको शो करता हूँ, आपको ये भी शो करवा के दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको नजर आ जाएगा IM शो। अब मैंने इस इमेज को कन्वर्ट किया IMG2, एंटर प्रेस किया तो ये देखो आपके पास क्या हो गया, एक RGB कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्रे स्केल के अंदर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करके बताता हूँ। इंटेंसिटी हमने कहा था कि ग्रे की स्केल की क्या होगी, मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक मैक्सिमम चैनल्स होंगे, ठीक है, और सॉरी इंटेंसिटी लेवल्स होंगे। अब कोई भी वैल्यू इस इमेज की 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। पहले मैं इसकी मैट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ। IMG2 पहले 10 कॉलम 10 रोज ले लेते हैं, पहले 10 कॉलम 10 रोज ले लेते हैं, बाद में फिर इसके 20-20 कॉलम भी कर लेंगे, ठीक है। पहले 10 रोज 10 कॉलम ले लिए, एंटर प्रेस किया, सॉरी ये सेमी कॉलन लग गया, कॉमा आना था। ये देखो, अब ये देखो ये कोई भी वैल्यू पहले क्या था, ऊपर देखो पहले वैल्यूज क्या आ रही थी, 250 226 कुछ बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। अब देखो 162 162 ये आ रही हैं, ये पहली रो, पहली 10 कॉलम्स और 10 रोज ली हैं। अगर मैं इस इमेज का मैक्सिमम निकाल लेता हूँ, मैक्स का भी मैक्स, अच्छा ये मैक्स में अगर IMG2 करता हूँ तो ये क्या होगा, ये देखो हर रो में से, हर कॉलम में से मैक्सिमम आपको वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है। ये अब जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू 256 है, 256 में से 241 आई, ठीक है, ये वो बता रहा है। अब मैं मैक्सिमम का मैक्सिमम कर लेता हूँ ताकि आपके पास जो पूरी इमेज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू वो नजर आ जाए। अब वो पूरी इमेज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी थी, 245, कोई भी वैल्यू 255 से ऊपर नहीं गई कन्वर्ट करने के बाद। यहां तक क्लियर हो गया, दो चीजें होंगी। अब इमेज शो हो गया, हमने इमेज को करके देख लिया, इमेज का मैट्रिक्स बना के देख लिया, ये हमने करके देख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर किसी और को यहाँ से कोई सवाल पूछना है तो वो पूछे, वरना अब हम क्या करते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाते हैं। पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हमने अभी क्या बनाया था, इमेज को इन्वर्ट करके देखा था, क्लियर। अब हम वही इमेज को एक तो इन्वर्ट करके देखते हैं और उसके अलावा हम कोई एक नया ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाते हैं, उसको भी हम ट्राई करके देखेंगे, क्लियर है। अब इमेज 2 थी जो हमने कन्वर्ट की हुई थी RGB के अंदर, ठीक है। एक नया मैं वेरिएबल लेता हूँ IMG3। अब मैं इमेज 2 को 255 में से मैं किसको माइनस कर देता हूँ, इमेज 2 को, IMG2 को, ठीक है। IMG2 को मैंने माइनस किया, IMG2 मेरी माइनस हो गई और ये मेरे पास कुछ एक नई वैल्यूज आ गई। अब मैं इसको शो करवा देता हूँ कि मेरे पास माइनस करने से क्या हुआ, IM शो IMG3, ये देखो मेरे पास इमेज इन्वर्ट जनरेट हो गया। पहले मेरे पास किस तरह का इमेज जनरेट हुआ था, अब किस तरह का इमेज मेरे पास जनरेट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इनको इकट्ठे भी शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए।
1 1 2 और इसके बाद आई एम शो MH2 मेरे पास बाइनरी थी, ग्रे स्केल की थी, सब प्लॉट 1 2 2 और आई एम शो MH3 MH3 एंटर प्रेस किया। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है जी लाइन 1 के ऊपर ग्रेटर है, आई एम शो सब प्लॉट ओके, ये एरर है जी यहाँ पे 1 2 1 दो कॉलम थे, 1 2 1 और 1 2 2 इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये देखो पहले इमेज क्या था, इस तरह से इमेज था, मैंने जब उसका इन्वर्ट जनरेट किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाया 255 माइनस ओरिजिनल इमेज, तो ओरिजिनल इमेज में मैंने माइनस किया तो मेरे पास क्या हुआ, एक इन्वर्ट जनरेट हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, जो वाइटेस्ट पिक्सल था वो क्या हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया। अगर लीना को अगर हम जूम करके देखें तो ये देखो, मैं ये लीना को जूम करता हूँ, तो अगर आप ये लीना को जूम किया है मैंने, ये लीना को जूम किया तो ये देखो इसके जो ब्लैक बाल थे ये अब ये क्या हो गए, व्हाइट हो गए हैं। ठीक है, और जो इसकी कैप थी वो व्हाइट थी, वो अब क्या हो गई है, ब्लैक हो गई है। इन्वर्ट इमेज जनरेट हो गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। अब नया काम ये हमने एक तो इन्वर्ट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इमेज को इमेज के अंदर ऐड करते हैं। कौन सी इमेज को किस इमेज के अंदर, एक तो हमने जो नेगेटिव इमेज जनरेट किया उसको हम ऐड करते हैं अपने नेगेटिव इमेज के साथ। ठीक है, नेगेटिव इमेज क्या था मेरा, IMG3 के अंदर सेव करवाया हुआ था। IMG4 एक नया इमेज लेता हूँ, IMG4 और IMG3 प्लस IMG3 एक नया ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, या दो इमेजेस को मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ, सेम इमेज को दो टाइम आपस में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इमेज ऐड हो गई। अब सब प्लॉट वो मैं दोबारा सब प्लॉट करके कर देता हूँ IMG3 और इधर मैं शो करवा देता हूँ IMG4, एंटर प्रेस किया तो ये देखो दो इन्वर्टेड इमेजेस आपस में ऐड हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बिल्कुल व्हाइट पिक्सल थे हल्के हल्के, दो आपस में सम हुए तो वो किसके ऊपर चले गए, वो बाउंड्री से अगर क्रॉस कर गए तो उसको किसके साथ उसने रिप्लेस कर दिया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ। ठीक है, अब मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। अगर मैं IMG4 को अगर मैं उसके 10 रोज 10 कॉलम ही ले लूँ तो कोई वैल्यूज, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। पहले 3 को कर लेते हैं फिर 4 को कर लेते हैं। ठीक है, 10 1 10 ये इमेज 3 आ गया। इसी तरह मैं अब 4 को कर लेता हूँ, IMG4 110 1:10। अब ये देखें दो इमेजेस आपस में ऐड की, 93 प्लस 93 क्या आंसर आया, 186। इसी तरह ये सारी इमेजेस आपस में एक इमेज दो दफा ऐड हुई तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। यहां तक क्लियर हो गया कि हमने अब क्या किया कि हमने अपनी दो इमेजेस को आपस में ऐड कर दिया। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसी इन्वर्ट इमेज को, या ये जो मेरे पास आउटपुट इमेज आया, इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या ये पिछली इमेज जनरेट हो जाएगी? यस सर, आ जाएगी। जी सर। अच्छा, एक सवाल ये, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं अगर ये इन्वर्ट इमेज या इन दोनों में से दोनों इमेजेस में सेम इमेज को सेम इमेज में से माइनस कर दूं तो मेरी आउटपुट इमेज क्या आएगी? 0 ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। अब वो ब्लैक कैसे होगा, अब ये देखते हैं। अब एक नया वेरिएबल लिया IMG5 इक्वल्स टू, पहले तो हम IMG3 माइनस IMG4 माइनस IMG3 करते हैं ताकि वो दो इमेजेस आपस में माइनस हो जाए। ठीक है, नंबर 1 पहली इमेज माइनस होगी। अब हमने क्या करना था, सेम इमेज में को सेम इमेज में से हमने माइनस कर देना है, वो मैं बाद में करता हूँ, लेकिन पहले ये सब प्लॉट करके मैं इसको शो करवा लेता हूँ। IMG4 2 है, इसको मैं कर देता हूँ 3, इसको भी 3 कर देता हूँ। IMG4 IMG3 सब प्लॉट 1 3 3 और इसके बाद I am show
और ये एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब ये देखो ये 3 इमेजेस, पहले ये इमेज था इन्वर्ट, ये दूसरा इमेज था जो जेन्युइन था, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो मेरे पास क्या हुआ, ये एक मेरे पास इमेज आ गया, आउटपुट इमेज आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके ऊपर ऑपरेशन आ गया। अब सेम इमेज को सेम के साथ में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक ब्लैंक इमेज आ जाएगा। क्यों, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इमेज 5 को ही मैं एक इमेज नया वेरिएबल इमेज 6, इसको मैं माइनस कर देता हूँ इमेज 5 माइनस इमेज 5, और इसके बाद मैं इसको सब प्लॉट करके शो कर लेता हूँ। सब प्लॉट इमेज 5 और ये यहाँ पे मैंने कर लिया इमेज 6। ये देखो जी, ये मैंने क्या किया, अब सेम इमेज सेम में से माइनस हुआ, वैल्यू 0 हो गई और मेरे पास 0 क्या था, बिल्कुल डार्क पिक्सल था। बात क्लियर होगी? सर अगर व्हाइट करना है तो +1 करते हैं। हाँ जी, अगर व्हाइट करना है तो +1 करते हैं पूरा, अगर हाँ, ब्लैंक को व्हाइट अगर थोड़ा ये पूरा वाइट नहीं होगा। अब ये देखो, अब वो बाइनरी इमेज है ना, वो अब इमेज 7 आप ये कह रहे हो कि इमेज 7 इज इक्वल टू img6 +1, ठीक है, ये हो गया। अब imshow img7 और ये शो करवा देते हैं जी, ये मेरे पास इमेज शो हो गया, आउटपुट तो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। सर ये आउटपुट नहीं चाहिए। ये देखो, ये मैंने सिर्फ +1 किया। अब +1 से क्या हुआ कि बिल्कुल जो थोड़ा सा पिक 0 था वो 0 के अंदर +1 हो गया, यानी जहां 0 थी वहां 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। या तो वो बाइनरी इमेज होता तब वो शो होता मेरे पास आगे, ठीक है। अगर मैं इधर करता हूँ, इसको मैं अब एक और ट्राई करके देखता हूँ। ये देखो मैं इसको करता हूँ 255, ठीक है। अब सर व्हाइट हो जाएगा। अब ये व्हाइट हो गया, ये नजर ही नहीं आ रहा, बात समझ आ गई, ये सारा इमेज व्हाइट हो गया। अब वो साइड बैक वाले व्हाइट के साथ भी मैच हो गया, बात क्लियर होगी। ये देखो ये इसका, ये देखो अगर मैं पॉइंटर इस इमेज के अंदर मूव करता हूं तो ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं, क्लियर है। एक मिनट, हाँ जी हाँ जी, पूछो, सवाल पूछो। सर अभी आपने वो 1 ऊपर प्लस किया था, अब आपने 255 कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू 0 होगी ना दोबारा हर पिक्सल की? नहीं 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 नहीं, जब मैंने 1 ऐड किया था, अच्छा मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो अच्छा ठीक है, आपने दोबारा, ठीक है इमेज आपने दोबारा, ठीक है, मुझे लगा आपने उसी को अपडेट किया। नहीं 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 नहीं, ये देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, वो पिक्सल दिखा देता हूँ। 1 पहले 10 रोज, पहले 10 कॉलम और 10 रोज ले रहा हूँ ये, ठीक है, पूरी इमेज नहीं ले रहा क्योंकि वो 512 रोज और 512 कॉलम्स है। 1 कॉलम 10 और ये देखो ये 255 हो गए सारे के सारे इमेज के अंदर, जब मैंने ऐड किया था 255, ठीक है, बात समझ आ गई। पहले क्या था 0 फिर 1 फिर ये 255, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे हमारी बारी आती है थ्रेशोल्डिंग की, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, इमेज के ऊपर डिफरेंट काम कर सकते हो। यहाँ से अब आपके पास ये क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। अब कोई भी आपको असाइनमेंट मिलेगी तो आपको इन वैल्यूज के ऊपर करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, ना कि आप ये फंक्शंस क्यों आपको यूज करना आ गया, आपको पता चल गया कि इमेज आपकी वाकई काम करती है, आप ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बना के इनहेंस कर सकते हो इमेज को, कोई भी काम कर सकते हो, क्लियर है। अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, अगली चीज क्या थी, ये था स्पेशल डोमेन के अंदर ये इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन था। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग की। कंट्रास्ट स्ट्रेच क्या होता है, अच्छा कंट्रास्ट की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। कंट्रास्ट में क्या होता है, एक डायनेमिक रेंज होती है जहां पे डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यूज आ रही होती हैं। कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या होगा, डिफरेंट डिस्टिंक्ट इंटेंसिटीज वैल्यूज होंगी, ठीक है। लेकिन थ्रेशोल्ड में क्या होगा, ये बाइनरी इमेज के अंदर क्या होता है, या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। थ्रेशोल्ड को हम क्या कहते हैं, वो एक हमारा बाइनराइजेशन फंक्शन भी है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक इमेज थी लेफ्ट साइड पे, इस इमेज के ऊपर ये क्या था, 0 से लेके ये 100 से लेके कोई 127-28 तक कोई डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, फिर उसके बाद ये व्हाइट वाला रीजन शुरू हो गया था, ठीक है, डार्क से लाइट की तरफ जा रहा था, ये हमने इसको इस तरह से मैप कर दिया। कोई हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन लगाया, उस ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ने क्या लगाया, वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बेसिकली क्या था, कोई एक थ्रेशोल्ड था, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड क्या था, वो अभी हम थ्रेशोल्ड बना के इमेज दिखाता हूं मैं आपको। थ्रेशोल्ड लगाया कि इस वैल्यू तक जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 0 हो जाए, इससे अगली वाली सारी की सारी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो थ्रेशोल्ड में क्या हुआ, ये पिछली जितनी भी वैल्यूज थी ये जो फैली हुई थी, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग हुई हुई थी, यानी जो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग नाम से जाहिर हो रहा है कि जो वैल्यूज होंगी वो खींची हुई होंगी या डायनेमिक रेंज में होंगी।
यहाँ पे क्या हुआ, वो सारी की सारी स्ट्रेट होगी, उसके बाद एक पॉइंट के बाद क्या हुआ, ये सारी की सारी वाइट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी बात को हम क्या कहते हैं, ये क्लैंपिंग की आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी करके दिखाई थी। अगर वो वैल्यू रेंज से बाहर जा रही है, अगर वो इमेज 8 बिट इमेज है, अगर वो उसका आउटपुट जो रिजल्ट आ रहा है वो 267 आ रहा है, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर उसका रिजल्ट आ रहा है -1, तो उसकी जो मिनिमम रेंज होगी वो उसके साथ उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अब ये इमेज हिस्टोग्राम क्या होता है? अब इमेज हिस्टोग्राम क्या होता है, मैं पहले आपको इमेज हिस्टोग्राम, पहले बल्कि मैं थ्रेशोल्ड करवाता हूँ, फिर मैं हिस्टोग्राम आपको पढ़ाता हूँ। अब ये देखो थ्रेशोल्ड के लिए, अब हम थ्रेशोल्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें क्लोज भी कर दी, ये मेरी वर्क स्पेस क्लियर होगी, ये देखो सारी वर्क स्पेस क्लियर होगी। अब मेरे पास नए वेरिएबल्स होंगे, नए मैं वेरिएबल्स दोबारा से बना सकता हूँ, इमेज लोड करवा सकता हूँ, सब कुछ दोबारा से करवा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब देखो, अब मैं दोबारा से एक नया वेरिएबल लिया, इमेज आई एम रीड, मैंने इमेज लोड करवाना है जी, कौन सा, लीना का test.png को मैंने लोड करवा लिया जी। अब मैं ये सेमी कॉलन लगाऊंगा ताकि वो जो प्रोसेस चल रहा है पूरा वो ना आए। अब ये क्या हुआ, मेरे पास इमेज आ गया। अब मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्रे स्केल के अंदर, image2 RGB to ग्रे, ये इमेज मेरा कन्वर्ट हो गया, ये मेरे पास अब कुछ वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, अब मैं इस वैल्यूज को आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल IMG2 है, 10 रोज 10 कॉलम, बल्कि 20 रोज 20 कॉलम लेते हैं अब हम, 20 रोज और 20 कॉलम ले लिए। ठीक है, ये 20 रोज 20 कॉलम ले लिए। अब ये 20 रोज 20 कॉलम ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे, कॉलम 1 रो 16 और ये कॉलम 17 के कुछ ये डिवाइड होकर आपको नजर आ रहे हैं, वर्क स्पेस नहीं है इतनी। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ 10-10 की कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी होकर ये चीजें नजर आ रही हैं। अभी देखो 10-10 की रखी, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई 162 और ये कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं। ठीक है, अब मैं इस इमेज को शो भी करा देता हूँ ताकि आपको इमेज भी नजर आ जाए कि ये इमेज किस तरह का था, ओरिजिनल इमेज और ये ग्रे स्केल में किस तरह से आया। उसके लिए मैं लिख लेता हूँ जी सब प्लॉट, मुझे दो तरह की वैल्यूज चाहिए, एक तो चाहिए मुझे 1:1 एम शो, एक ओरिजिनल इमेज IMG, और यही चीज़ मुझे दोबारा चाहिए जो मैंने कन्वर्ट की हुई है RGB के अंदर। सर जी सर ये सब प्लॉट का दूसरा और तीसरा पैरामीटर तो थोड़ा समझ लग रहा है, ये पहला पैरामीटर क्या करता है? ये एक ही विंडो बना रहा है। ठीक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये दूसरा पैरामीटर ये बताता है कि आपने कितने ग्रिड बनाने हैं, दरमियान वाला 2 वाला। ठीक है, और लास्ट वाला बताता है इन्फॉर्मेशन कि ये जो अगली लाइन आएगी ये पहले ग्रिड के अंदर सेव होगी, जो और अगले वाला जो बताता है कि दूसरे ग्रिड के अंदर। ठीक है, अच्छा ये मैं इधर कर लेता हूँ IMG2 और ये मैंने दोनों बना ली इमेजेस, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ओरिजिनल इमेज, इसको मैंने कन्वर्ट किया RGB से कन्वर्ट कर लिया ग्रे स्केल इमेज के अंदर। ठीक है, ये अब ग्रे स्केल इमेज आ गई। अब हम यहाँ पे लगाते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या लगाते हैं, 162 से जो भी नीचे वाली वैल्यू वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और अगली जो वैल्यू वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी जब मैं थ्रेशोल्ड लगाऊंगा तो ये मेरी ग्रे स्केल इमेज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फॉर सर एग्जाम्पल बाइनरी में हो जाएगी। बाइनरी इमेज के अंदर। एग्जैक्टली मेरी इमेज जो होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं इसकी यहाँ पे पहले एक एग्जांपल करता हूँ, फिर इसको हम उसके अंदर लेके चलते हैं। मैं ये अपना वर्क स्पेस बढ़ा लिया, ये देखें मैंने ये एक इमेज लिया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक इमेज ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं 250 12100 162 100 100, बाकी हर जगह पे मेरे पास 100 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने थ्रेशोल्ड लगाया वैल्यू 100 के ऊपर। ठीक है, तो मेरी जो भी वैल्यू 0 से लेके 100 तक होगी वो क्या हो जाएगी, 0, और जो उससे 100 से बड़ी होगी वो मेरी आउटपुट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो मेरे पास दो जगह पे 1 आएगा, बाकी सारी इमेज पे क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, दो कॉर्नर वैल्यूज, इधर 1 होगा, इधर 1 होगा, बाकी मेरे सारे क्या होंगे, 0 होंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब यही काम मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, ये इमेज आ गया, मैंने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं थ्रेशोल्ड लगाने लगा हूँ। थ्रेशोल्ड के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ थ्रेशोल्ड के नाम से, ये एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इमेज थ्रेशोल्ड इमेज है। ठीक है, इसको इक्वल किया, इमेज 2 थी, बाइनरी इमेज थी, इसको मैंने लगा दिया जी, अगर मेरे पास
162 नजर आ रहा है तो मैं 162 के ऊपर ही लगा देता हूँ, ठीक है। 162 के ऊपर थ्रेशोल्ड लगा दिया। जैसे ही मैंने थ्रेशोल्ड लगाया 162 के ऊपर, तो क्या था, अंडरस्कोर इमेज, इसकी मैं पहली 10 रोज 10 कॉलम्स आपको दिखा देता हूँ जो आउटपुट इमेज आया। 10 रोज 10 कॉलम, ये लें जी। जहां पे 162 से थी या 162 से छोटी वैल्यू थी वो क्या होगी, 0। जहां पे मेरे पास 162 से बड़ी वैल्यू हुई वो क्या होगी, 1 होगी। तो मेरी इमेज 1, हम ब्लैक एंड व्हाइट के लिए बस यूज करते हैं थ्रेशोल्ड। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, अभी अभी हम ग्रे स्केल के लिए कर रहे हैं ना, तो ग्रे स्केल के लिए होगा। मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि आरजीबी इमेज को हम पहले ग्रे स्केल के अंदर इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, सॉल्व करना इमेज को आसान हो जाए, ठीक है। ये देखो, इसलिए हम सारे का सारा फोकस हमारा होगा इमेज का जो बाइनरी इमेज के ऊपर होगा और उसके साथ ग्रे स्केल इमेज के ऊपर होगा, ठीक है। तो अभी हम ये सारा ग्रे स्केल इमेज के ऊपर ही काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखो, है ना 162 से जो है अबव है वही गाइड किया उसने खुद। हमने तो सिर्फ इसका एक ही कमांड दी है कि इमेज 2 इज ग्रेटर देन 162। हाँ, इमेज 2 के अंदर हमने ये सारी वैल्यू आ गई, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने इमेज 2 के अंदर लोड करवा दी थी ना, इमेज 1 को कन्वर्ट करके। ये देखो, इमेज 2 इज इक्वल टू आरजीबी इमेज 1, फंक्शन ने कन्वर्ट करके इमेज 2 के अंदर सेव करवा दिया। मैंने थ्रेशोल्ड लगाया कि इमेज 2 की जो वैल्यूज होंगी वो बड़ी होंगी किससे, 162 से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि थ्रेशोल्ड जो 162 से नीचे वाली होगी वो क्या हो जाएगी, 0। जो 160 से 255 तक जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे वो क्लैंपिंग वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखो, कोई भी वैल्यू 255 से ज्यादा नहीं हो रही थी तो उसने उसको 1 कर दिया, और 0 से कम नहीं थी उसने 0 ही रखा है, कोई माइनस में वैल्यू नहीं लेकर आया। बात समझ आ गई? तो अब ये क्या हुआ, मेरे पास इमेज बाइनरी इमेज हो गया। अब मैं इसको शो भी करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी 3 प्लॉट बनाता हूँ, 3 ग्रिड बनाता हूँ, और ये हम शो करवा देते हैं 3 1 2, और यहाँ पे मैं ये तीसरा सब प्लॉट 1 3 3, एंड लास्ट में आई एम शो, ये है जी थ्रेशोल्ड इमेज था, थ्रेशोल्ड अंडरस्कोर इमेज, और ये एंटर प्रेस किया। अब देखें जी, ये मेरे पास शो हो गया, ठीक है। ओरिजिनल इमेज आरजीबी कन्वर्ट किया ग्रे स्केल, फिर थ्रेशोल्ड लगा दिया। जो रेंज लगाई 162 से नीचे वाली वैल्यूज क्या हो जाए, सारी की सारी 0 हो जाए, 162 को भी मिला के, और उससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाए, 1 हो जाए। ऐसी है। ये देखो, ये मेरे पास इमेज क्या हो गया थ्रेशोल्ड लगाया तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अच्छा, अब मैं इसको अगर कंप्लीट थ्रेशोल्ड लगाता हूँ तो मैं इसके ऊपर थ्रेशोल्ड लगाता हूँ जी 127 के ऊपर, ठीक है। 127 तक लगाया। अब मैं दोबारा इसको ऐसे शो करवा दिया, तो ये देखो, ये मेरा इमेज शो हो जाए। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन शो हो जाएगा। ये आ गया। अब देखो, 127 के ऊपर मैंने एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड लगाया, क्योंकि 0 से लेके 127 तक जो वैल्यूज होती हैं वो डार्क का पोर्शन होता है। उसके बाद कौन सा पोर्शन शुरू हो जाता है, व्हाइट का। अब देखो, ये थ्रेशोल्ड इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कुछ। जहां तक क्लियर हो गया जी? अब और कोई? अच्छा, अब यहां तक हमने थ्रेशोल्ड देख लिया। अब मैं एक डेफिनेशन बढ़ाता हूँ हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या होता है उसको मैं ड्रा करने से पहले या स्लाइड पढ़ाने से पहले एक बता देता हूँ। अब हमने देखा एक पूरी इमेज थी, इसके अंदर क्या थे, कुछ नंबर ऑफ पिक्सेल्स पड़े हुए थे, ठीक है, कुछ वैल्यूज पड़ी हुई थी। अगर मैं एक कोड दिखाता हूँ आपको, और ये कोड देखो, अगर ये बाइनरी इमेज है, फॉर इंस्टेंस ये बाइनरी इमेज है, ये वैसे भी बाइनरी इमेज बन गया, तो यहाँ पे पूरा इमेज कितने साइज का था, अगर ये हम कह देते हैं जी 10 रोज 10 बाई 10 का एक इमेज था, ठीक है। अब इस इमेज के अंदर 0 कितनी दफा आया और 1 कितनी दफा आया, ये हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। हो सकता है 0 10 बाई 10 है तो ये 100 का इमेज बनेगा, तो 0 90 टाइम्स आया हो, और ये जो 1 है वो टोटल 10 टाइम्स आया हो, ठीक है। तो 0 कितनी दफा ग्राफ में अगर हम ड्रा करेंगे तो 0 कितनी दफा हमारे पास ड्रा होगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये 0 है, ये मेरा 1 है, और मैं अगर इसका ड्रा करता हूँ 0, इसको मैं 90 कर लेता हूँ, 10 और 90, ठीक है। 0 मेरा कितनी दफा आया, 90 दफा आया, तो ये 90 तक चला गया, और 1 कितनी दफा आया, 10 टाइम्स आया, तो मेरे पास ये क्या आएगा, इस तरह से कोई ग्राफ बनेगा। अब हिस्टोग्राम की डेफिनेशन यही है कि वो क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी काउंट करके देता है कि पूरी इमेज के अंदर एक जो इंटेंसिटी लेवल था वो कितनी दफा आया, ठीक है।
अब इंटेंसिटी लेवल क्या था, वो पिक्सल की जो वैल्यू थी 162 पूरी इमेज में कितनी दफा आया, 0 से लेकर 255 के रेंज के अंदर। बात समझ आ गई। अब यही हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है कि हिस्टोग्राम क्या कहता है कि हर एक इंटेंसिटी लेवल इमेज में कितनी दफा अकर हुई, यानी कितनी दफा इमेज के अंदर वो आई। अगर वो 8 बिट इमेज था तो उसके 256 डिफरेंट ग्रे लेवल्स थे 0 से लेके 255 तक, ठीक है। तो अब 0 कितनी दफा आया पूरी इमेज के अंदर, 255 के जो पिक्सल थे वो कितनी दफा आए वैल्यू वाले, और अगर 240 वाले थे वो कितनी दफा आए। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये देखो, ये इमेज थी, इसका हमने हिस्टोग्राम जनरेट किया, वो कुछ इस तरह से आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक दिखाता हूं, अब इन इमेजेस के हम प्लॉट डिक्लेयर करते हैं। मैं इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लूं, प्रिंट स्क्रीन, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके हम इसका अब यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सेव कर लिया। अब हम इसका हिस्टोग्राम जनरेट करते हैं। पहले हम जनरेट करते हैं ग्रेस्केल इमेज का, फिर हम जनरेट करेंगे इसका, ये जो हमने बाइनरी इमेज बनाया है, ठीक है। अब मैं कोड पे चलता हूँ दोबारा से। हिस्ट एक फंक्शन होता है जो हिस्टोग्राम कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। अब हिस्ट इमेज मैंने जो किया था वो कौन सी मेरा इमेज था, इमेज 2 था, ठीक है। ये लें जी, ये ग्राफ क्यों नहीं जनरेट हुआ, ये मेरे पास ग्राफ जनरेट हो गया, ठीक है। ये तीसरी पोजीशन के ऊपर मेरे पास ये क्या बता रहा है जी, ये था, इसका हमने ये हिस्टोग्राम क्रिएट कर लिया। अब ये देखो 50 के जो 50 से पहले जो कुछ पिक्सल हैं वो कुछ और हैं, मैं दोबारा चला लेता हूँ। सर है हमें तो खाई सकते हैं। हाँ जी, अच्छा ये देखो, ये हिस्टोग्राम अब आ गया। अब ये देखो 0 से लेके 250 तक, ठीक है। अब मैं हिस्टोग्राम की वो वहां से इमेज की मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा, तो वो 2 ये अगर जा रही है, मैं अगर इधर से देखूं तो ये 230 या 240 समथिंग तक जा रही है, ठीक है। हो सकता है ये नीचे हल्की हल्की लाइनें नजर आ रही हैं, तो ये कुछ और भी वैल्यू हो। मैं इसको वैल्यू चेक कर लेता हूँ एक दफा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास इमेज 2 में, ताकि वो आइडिया हो जाए। इमेज 2 और ये सॉरी कॉलन लगा दिए, ये 245 आ रही थी मैक्सिमम, ठीक है। ये अगर देखें तो ये 245 तक कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है। तो ये हिस्टोग्राम हमारी क्या डेफिनेशन थी कि हिस्टोग्राम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन देते बताता है कि हर एक इंटेंसिटी लेवल पूरी इमेज में कितनी दफा आया। ये हमने ग्राफ काउंट करके पिक्सल की वैल्यूज काउंट करके हमने यहाँ पे ये ग्राफ में ड्रा कर लिया। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक हिस्टोग्राम समझ आ गया कि हिस्टोग्राम हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमें हिस्टोग्राम इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि 0 इंटेंसिटी लेवल जो वैल्यू थी वो पूरी इमेज में कितनी दफा आई, 1 कितनी दफा आई, 2 कितनी दफा आई, 3 कितनी दफा आई, ठीक है। अगर इसको मैं और समराइज करने के लिए बाइनरी इमेज की बात करता हूँ, वहां पे हमारे पास 2 ही वैल्यूज हैं, या तो 0 है या वो 1 है। हमने थ्रेशोल्ड लगाया इमेज के ऊपर, तो हमारे पास ये हो गया 0 और 1 के इस तरह से आ गया। अब 0 और 1 के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे जनरेट करता हूँ, हिस्ट मेरे इमेज कौन सी इमेज थी, थ्रेशोल्ड इमेज थी, थ्रेशोल्ड अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। ये मैंने इसको एंटर प्रेस किया और जी ये मेरे पास एक प्लॉट होके आ गया, ये प्लॉट होके यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास नया प्लॉट होके आ गया। ये देखो 0 के ऊपर सारी वैल्यूज पूरी इमेज के अंदर 400 समथिंग का गया हुआ है, और 1 कितनी दफा आया हुआ है, 500 से भी ऊपर क्रॉस कर गया पूरी इमेज के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया हिस्टोग्राम मेरा क्या बताता था और ये क्या बता रहा है, ठीक है जी। अगर और कोई सवाल है यहाँ से रिलेटेड तो आप पूछो, वरना मैं फिर दोबारा वापस स्लाइड के ऊपर चलता हूँ और फिर वहाँ से हम स्लाइड को एक दफ़ा दोबारा से डिटेल पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया कि हिस्टोग्राम हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा होता है कि हर एक इंटेंसिटी वैल्यू जो पूरी इमेज में कितनी दफ़ा आई। उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि अगर ये मेरा इमेज जो है 3 बिट इमेज है, यानी 0 से लेकर 7 तक होगी वैल्यूज, तो ये मैंने इसको प्लॉट कर लिया 0 से लेकर 6 तक, यानी मैक्सिमम वैल्यूज 6 तक ही जा रही थी, 5 तक, तो ये मैंने 6 तक कर लिया। 0 पूरी इमेज में कितनी दफा आया, 5 टाइम्स आया। अगर काउंट करो 4 ये 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स बन गया। 1 कितनी दफा आया, 2 3 4 5 6 दफा आया, तो 1 मेरा 6 दफा बन गया, ठीक है। और 2 कितनी दफा आया पूरी इमेज में, 1 2 3 दफा आया, तो ये मैंने इसको 4 दफा आया पूरी इमेज में, तो मैंने इसे 4 दफा यहाँ पे मैप कर लिया, ठीक है। इसी तरह 4 और मैंने 5 को भी यहाँ पे मैप कर लिया। अब पॉइंट ऑपरेशन और हिस्टोग्राम में कुछ वो ऑब्जर्व आ रहा है, हम हिस्टोग्राम को ऑब्जर्व करने के लिए देख रहे हैं। हम हिस्टोग्राम पॉइंट क्यों यूज करते हैं,
पॉइंट ऑपरेशन समटाइम्स ये होता है कि जब हम इमेज के ऊपर पॉइंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारी इमेज की इंटेंस ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अभी मैंने ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाई थी, दो सेम इमेजेस आपस में ऐड किए थे तो इमेज की ब्राइटनेस क्या हुई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, कंट्रास्ट रेज करके दिखाया था, यानी कंट्रास्ट क्या रेज किया था, इमेज को इमेज में से मैंने एक इन्वर्ट इमेज की लिया और एक दूसरा इमेज लिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो उसका स्ट्रेच बढ़ गया, डायनेमिक वैल्यूज रेंज बढ़ गई, कंट्रास्ट इंक्रीज करके मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद हमने इमेज का इन्वर्ट जनरेट किया, यानी नेगेटिव जनरेट कर दिया। ठीक है, फिर पॉइंट ऑपरेशन क्या होते हैं वो बता रहा है जी, सिर्फ शिफ्ट करता है या दो हिस्टोग्राम एंट्रीज को आपस में ऐड करा होता है। एक दफा जब हिस्टोग्राम बन जाता है तो हम वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हम हिस्टोग्राम से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि अगर ये आपको हिस्टोग्राम नजर आ रहा है कि हम हिस्टोग्राम से सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये पिक्सल कितनी कितनी दफा आया, इसके अंदर तो हमें कोई पिक्सल की कोई करंट लोकेशन भी नहीं पता चल रही। ठीक है, अब करंट लोकेशन नहीं पता, बस काउंट पता है, हम इससे दोबारा इमेज जनरेट नहीं कर सकते। बात समझ आ गई, हम इसकी बेस के ऊपर दोबारा इमेज जनरेट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इरिवर्सिबल एक प्रोसेस है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और फिर हम आगे चलते हैं, फिर आगे ये कुछ चीजें हैं, ये हिस्टोग्राम नॉर्मलाइजेशन है, ये अगली क्लास के अंदर है कि नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम कैसे होगा। ठीक है, अब हिस्टोग्राम नॉर्मलाइज कैसे होता है, अब ये देखो, अगर ये 0 से के ऊपर जो वैल्यूज हैं कुछ ज्यादा पड़ी हुई हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू 1 और समथिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह खींचेंगे कि नॉर्मलाइज हो जाए। यानी अगर ये 16 बिट इमेज है, 8 बिट इमेज है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आगे भी जानी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं पुराना हिस्टोग्राम ड्रॉ करता हूँ एक, और फिर उसको बताता हूँ, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे स्ट्रेच करना है। ये इमेज था हिस्टोग्राम, ये इमेज है। ठीक है, ये देखो, ये हिस्टोग्राम जो मेरे पास आया स्क्रीन के ऊपर, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, तो ये यहाँ लेफ्ट साइड से राइट की तरफ फैला हुआ है। अब 240 तक जा रहा है, 0 से पहले खाली है और दूसरी तरफ से भी खाली है। सर नहीं नजर आ रहा। ये हिस्टोग्राम नजर नहीं आ रहा, ये देखो 0 सारी खाली है। जी सर, अब और आ गया सर। आ गया, अच्छा ये देखो, ये 0 वाली रेंज बिल्कुल खाली है। ठीक है, यहाँ से ये 250 255 तक तो गया ही नहीं ना, तो हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम को इस तरह नॉर्मलाइज करना है कि हर एक इंटेंसिटी वैल्यू के अंदर, हर एक नहीं तो मैक्सिमम जो है वो हम उनको कवर कर सकें। यानी 1 के अंदर भी कुछ वैल्यूज आए, 50 40 के अंदर भी कुछ वैल्यूज आए, इस तरह ये सारा हिस्टोग्राम जो ये हमारा इस तरह से कोई कर्व बनना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल दरमियान में किसी जगह पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी जगह पे कम है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद ये होता कैसे है बेसिकली, ये हम करके देखेंगे अगली क्लास के अंदर। 3 चीजें पढ़ेंगे, कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग कैसे होती है, हिस्टोग्राम इक्विलाइज कैसे होता है जिसको हम नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम कहते हैं, तीसरा हम देखेंगे बिट प्लेन स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, अब बिट प्लेन स्लाइसिंग का मैं आपको आइडिया देता हूँ। बिट प्लेन स्लाइसिंग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम पहले इमेज को कन्वर्ट करते हैं बिट्स के अंदर। ठीक है, इमेज को कन्वर्ट करते हैं बिट्स के अंदर। मैंने आपको भी बताया था कि हम इमेज को बिट्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक हमारा इमेज है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू अगर 255 है, तो हम 255 को देखेंगे, 255 को स्टोर करवाने के लिए हमें कितने बिट चाहिए होते हैं, कितने बिट चाहिए होंगे, 8 बिट चाहिए होंगे। ठीक है, तो 8 बिट के अंदर हम उसको डिफरेंट डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिफरेंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, बिट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हमने इन हर एक बिट को, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। एमएसबी और एलएसबी क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या डीएलडी के सब्जेक्ट के अंदर पढ़े होंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, हमने क्या करना है, अब हमने हर एक इसका एक अलग-अलग कर लेना है, इसकी एक अलग बिट की अलग एक मैट्रिक्स बनेगी, इस एक अलग बिट्स की एक अलग मैट्रिक्स बनेगी, इन सब की एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये नेसेसरी डिटेल्स होंगी हम अलग-अलग इन बिट्स को कर लेंगे। अब ये कुछ बेसिक था, आइडिया था, ताकि हम जब अगली क्लास में पढ़ें तो आपको इसकी चीज का आइडिया हो। फिर कलर हिस्टोग्राम की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, 2 तरह के हिस्टोग्राम्स होते हैं। मैंने अभी सवाल का जवाब इसलिए पहले दे दिया था, अब ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद भी हो जाएं, ताकि दोबारा आपको ये चीजें मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा पढ़ना ना पड़े, इस थोड़ा सा पढ़ो तो आपको आइडिया हो जाए। 2 तरह के टाइप्स हैं, एक इंटेंसिटी हिस्टोग्राम। इंटेंसिटी हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हम कलर इमेज जो होती है उसको ग्रे स्केल के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, हिस्टोग्राम जनरेट करते हैं। ठीक है, कलराइज्ड इमेज को हमने ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या कर लिया, उसका वो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया। दूसरा, कलर जब इमेज आएगा आरजीबी, तो आरजीबी में क्या होगा कि हम रेड की अलग से हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, ग्रीन का अलग से करते हैं और ब्लू का अलग से करते हैं। वो सेम इमेज होगा, साइज का 512 बाई 512 का इमेज होगा, लेकिन उसके 3 अलग से हिस्टोग्राम बनेंगे। एक रेड कलर के लिए बनेगा,
एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए, ठीक है। अब ये आगे इन्वर्टिंग की थी। अब देखो इन्वर्ट का अच्छा मैंने इन्वर्ट का हिस्टोग्राम नहीं आपको बना के दिखाया, ये मैं अभी आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ। कोई एक इमेज था, ये ओरिजिनल इमेज का हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से आ रहा था। जब हमने इसका इन्वर्ट किया, जो 255 पे वैल्यू थी वो बिल्कुल जीरो के ऊपर आ जाएंगी, जो जीरो के ऊपर थी वो कहाँ चली जाएंगी, यानी हिस्टोग्राम क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर जीरो 10 दफा आ रहा था तो अब 255 10 दफा आएगा जब वो इन्वर्ट हो जाएगा, ऐसी है। अब मैं ये एक एक्टिविटी करता हूँ यहाँ पे छोटी सी, तो मैं ये क्लियर भी कर देता हूँ सारी, क्लियर ऑल और क्लोज ऑल, ये सारी क्लोज होंगी। अच्छा, I am read test.png, इसके बाद ये इमेज रीड हो गया मेरा, ये क्या कह रहे, ओ सॉरी मैंने कॉलन नहीं लगाए इसके अंदर, सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास, तो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास, इमेज मेरा रीड हो गया। अब इमेज को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, img2 इज इक्वल टू rgb टू ग्रे, इमेज, ये मैंने इमेज का ग्रे के अंदर कर लिया। मैं इसका हिस्टोग्राम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हाँ, हिस्टोग्राम बना लेता हूँ। हिस्टोग्राम बनाने से पहले मैं इसका वो इन्वर्ट ही बना लेता हूँ, ताकि इन्वर्ट भी हमारा एक ही दफ़ा हो जाए। 255 माइनस इन्वर्ट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है यही होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल, ग्रे का 255 है तो उसी के साथ मैं माइनस कर दूंगा तो वो वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। img2, ये इमेज इन्वर्ट हो गया। अब मैं इन दोनों के हिस्टोग्राम्स अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हिस्टोग्राम्स अपलोड करने के लिए ऊपर कोई एक प्लॉट की ये पड़ी हुई है, अच्छा जी ये तीनों है। img का मैं img ठीक है, इसको मैं 2 कर देता हूँ, img3 है, ये img2, ये मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिए दोनों इमेजेस के, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है अभी आपको। एक ओरिजिनल हिस्टोग्राम होगा जो ग्रे स्केल इमेज का था, एक होगा मेरे पास इन्वर्ट इमेज का, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने अपना जो हमारा सारा था, ये अभी सारे का सारा ड्रॉ होता है, तो ये ड्रॉ हो गया। अब ये देखो, ये ओरिजिनल इमेज का था, ये किसका था, ये मेरा उस इमेज का था जो इन्वर्ट इमेज था। अब ये देखो ये ऑपोजिट हो गया एक दूसरे, हाँ ऑपोजिट हो गया, इन्वर्ट हो गया ना तो वो ऑपोजिट हो गया, ठीक है। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था कि हिस्टोग्राम अब क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये हमें क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन बता रहा है। अब जब जहाँ पे पहले इमेज के 250 के करीब करीब वाले पिक्सल जो ज्यादा थे, अब वो 0 की तरफ आ गए, ठीक है। तो एक मिरर हो गया, मतलब उल्टी हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ऑपोजिट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा हमने जो आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने यही डिसाइड किया था कि हम सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे, उसके बाद हम इसको कोड के जरिए करके देखेंगे जो हमने पढ़ा क्या वो वाकई वैसे काम करता है। हमने आज क्लास के अंदर हमने अपने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बना के देखे, हमने इमेजेस ऐड करके देखी, हमने कोई काम करके देखा इमेज के ऊपर, हमने उसको थ्रेशोल्ड लगा के देखा, इमेज को बाइनरी कर दिया, 0 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। इस इमेज के अंदर थ्रेशोल्ड इमेज है। अच्छा, इस इमेज को मैं एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कर देता हूं ताकि ये अभी आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर ये मेरे पास एक इमेज है, इसके ऊपर हमने थ्रेशोल्ड लगाना है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं जी अपने उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, कैप्चर tst1। अब ये थ्रेशोल्ड जब हमने इस इमेज के ऊपर लगाना है तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट इमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको करता हूँ I am read tst1.png, इमेज 4, एंटर प्रेस किया, ये इमेज रीड हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बाइनरी लगा देता हूँ,
TH इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड लगा दिया IMG4 ग्रेटर देन 127, ठीक है 127 तक कर दिया। सब प्लॉट में मैं इसको शो करा देता हूँ जी। सब प्लॉट में हिस्टोग्राम शो करवा लें, हम इमेज, दोनों काम शो करवा लेते हैं। पहले हम इमेज शो करवा लेते हैं, फिर हम सब वो शो करवा लेते हैं। हिस्टोग्राम IM शो इमेज 2 और IM शो इमेज 4। IM शो EH और ये सेव था इमेज 4 में, ठीक है। अब ये देखें जी, मैंने ये चलाया, ये मेरे पास नीचे ओपन क्यों नहीं हुआ, ओहो ये लें जी, ये मेरे पास दो इमेजेस शो हो जाएंगी अभी। ये सब प्लॉट IM शो इमेज 4 थ्रेशोल्ड वैल्यू, अच्छा ये मैं दोबारा से कर देता हूँ। IM शो सब प्लॉट TH थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लगाया, ओके। अब वो एरर दे रहा है कि IM शो इमेज थ्रेशोल्ड, अच्छा इमेज शो तो होनी चाहिए, IM शो एरर अपलोड इमेज 4, ये TH के अंदर सेव है, सब प्लॉटिंग है, ठीक है। अच्छा अलग शो कर लेते हैं TH IM शो क्यों नहीं हो रहा, ट्रू कलर मस्ट बी यूनिट 16, ओके गलती होगी हमसे। गलती ये हुई है कि मैंने इमेज को कन्वर्ट नहीं किया और मैं डायरेक्ट उसको वो करवा रहा हूँ, शो करवा रहा हूँ, तो वो मुझे एरर यही दे रहा था, मैंने नोट नहीं किया। इमेज लोड हुआ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले सारे काम को। इमेज लोड किया, इमेज को मैंने कन्वर्ट किया RGB टू ग्रे, और इमेज को मैंने ये ग्रे के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इमेज ग्रे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मैं वो सारे काम कर सकता हूँ। थ्रेशोल्ड लगा लेता हूँ सबसे पहले, TH इमेज 4 इमेज 5, बल्कि RGB इमेज 5, ठीक है, थ्रेशोल्ड लग गया। अब मैं इधर शो करवा देता हूँ। अब प्लॉट TH सेव है, यहाँ पे इमेज 5 होगा सिर्फ, ये तब तक होता है, इमेज शो होता है। ये देखो बाइनरी में शो हो गया, तो जो 0 था वो 1 हो गया, जो 0 से लेकर 127 के दरमियान की वैल्यूज थी वो सारी 0, और जो हल्का हल्का वाइट था वो सारे का सारा वाइट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक मैंने आपको सारी प्रैक्टिस करवा दी है, सारा मैंने आपको बेसिक जितना था वो सारा कवर करवा दिया। मैं ये, हाँ जी सवाल पूछ लो जो पूछना है।